कहानी की शुरुआत निक नाम के एक एक्स अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जापान की एक जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता देखकर निक अक्सर काफी शांत और उदास रहता और एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम पर लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आदमियों पर पड़ी जो दिखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। और उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। ये देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल गार्ड्स को आवाज मारी, पर गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने की बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा बहुत ही छोटा और घुटन भरा था और जल्द ही निक को एहसास हुआ कि वो उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्योशी था जो शिरामित्सु गैंग का एक मेंबर था। साथ ही क्योशी ने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है जिसमें उसे निक की मदद चाहिए थी और अगर निक इसमें उसकी मदद करेगा तो इसके बदले में निक को शिरामित्सु गैंग का सपोर्ट मिलने वाला था। असल में क्योशी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक तेज धार औजार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर रहेगी। इसके बाद उसे इस तेज धार हथियार से क्योशी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएं, जहां उसके गैंग के आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद निक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे ये करने का मौका तब मिला जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाया गया। सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्थर अपनी जेब में डाल लिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्योशी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योशी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया कि उसे समय रहते गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वो जिंदा बच जाए, वरना ज्यादा खून बह गया ना मैं यहीं मर जाऊंगा। और निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही क्योशी के शरीर से खून निकला, निक ने गार्ड्स को मदद के लिए बुला लिया, जिसके चलते क्योशी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी बढ़ गया और शिरामित्सु गैंग के सपोर्ट के बाद से अब उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं जीना पड़ता था और धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई। थोड़े ही समय बाद वो जेल से आजाद भी हो गया, पर अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। निक के जेल से निकलते ही उसने देखा कि एक गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसकी गाड़ी में बैठते ही वो लोग उसे सीधा शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स में ले गए, जहां गैंग के कुछ लीडर्स उसका इंतजार कर रहे थे। और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले क्योशी की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया और फिर उसे उसका पहला काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से एक डील करनी थी। और इधर निक भी बिना कुछ सोचे इस काम के लिए तैयार हो गया। उसी शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद निक आराम करने की बजाय शहर में घूमने चला गया। और कुछ देर तक घूमने के बाद वो एक बार में पहुंचा, जहां उसकी नजर एक जापानी औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई और वो उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह क्योशी निक को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में लेकर गया, जहां उसकी मुलाकात एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई। पर निक को वहां देखकर एंथनी कुछ खास खुश नहीं था और उसने निक को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वो शिरामित्सु गैंग की कोई शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बात उनके विरोधी सीसु गैंग से भी चल रही है। अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वो तो दे ही देंगे। एंथनी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था और निक अच्छे से जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एंथनी को पीटना शुरू कर दिया। और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके बाद एंथनी शिरामित्सु की शर्तें मानने को भी तैयार हो गया। काम खत्म करने के बाद क्योशी और उसके साथ ही निक की पहली जीत का जश्न मनाने के लिए उसे एक बार में ले गए, जहां सभी लोग मजे कर ही रहे थे कि तभी अचानक सीसु गैंग के कुछ लोग वहां आ गए, जिसके बाद उस कमरे का माहौल काफी गंभीर हो गया। अचानक सीसु गैंग के हेड ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया, पर निक सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसने तुरंत एक बोतल उठाकर सीसु गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी, जिसके तुरंत बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर बंदूकें तान दी गई। पर उस वक्त सीसु गैंग के पास कम आदमी मौजूद थे, जिसके चलते वो निक और उसके साथियों को सिर्फ धमकियां देकर वहां से चले गए। पर इधर निक ने अपने उबलते हुए गुस्से की बदौलत अपने शिरामित्सु साथियों का दिल और क्योशी का भरोसा दोनों एक साथ जीत लिया था, जिसके चलते क्योशी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट और याजुका क्लैन का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, जिसके लिए निक तुरंत तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद क्योशी ने उसे उसका दूसरा काम दिया, जिसमें उसे एक बार ओनर से मिलना था जो शिरामित्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था। और इस बार भी निक ने उसी अंदाज से काम किया जिसके लिए वो फेमस था।
इस बार क्योशी ने भी उसका साथ दिया और अपने इस तरीके से वो गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद क्योशी निक को शिरामित्सु के एक नाइट क्लब में ले गया, जहां उसकी नजर एक बार फिर उसी जापानी औरत पर पड़ी जो उस वक्त डांस कर रही थी। पर तभी निक ने देखा कि क्योशी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया। पर क्योशी की आवाज में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्द ही निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चला कि ये लड़की क्योशी की बहन मियू है। और साथ ही क्योशी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़कर आने को कहा। लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मियू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया और उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ देर शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। अपनी बातचीत के दौरान निक की नजर मियू की पीठ पर बने याजुका क्लैन के टैटू पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का सबूत था। अगले दिन क्योशी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियारों की डीलिंग करनी थी। लेकिन इस डील की खबर शिरामित्सु के किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को ये सारा काम अकेले करना होगा। अगले दिन जब निक इसी डील को करने के लिए डॉक्स पर पहुंचा तो उसे वहां एक अनजान लाश दिखाई दी। और इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक सीसू गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पहुंच गए। असल में वो लोग डील खराब करके सारा पैसा लूटने के लिए आए थे। पर निक ने खतरे को पहले ही भांपते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट में छुपा दिया, जिसके चलते चू गैंग के सदस्यों को खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्हीं में से 2 आदमियों ने निक के ऊपर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक एक आदमी से उसकी बंदूक छीनकर चू गैंग के 2 सदस्यों पर गोली चला दी। और ये देखकर बाकी आदमी भी पीछे हट गए। पर वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि निक की इस हरकत का नतीजा बहुत भारी होने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस घटना की खबर जल्द ही शिरामित्सु गैंग के लीडर्स तक पहुंच गई, जिसके लिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, जिसमें निक और क्योशी भी मौजूद थे। लीडर को शक था कि शायद उन्हीं के किसी आदमी ने डील की खबर लीक की है, जिस पर क्योशी ने लीडर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सही हैं। पर लीडर इसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की इस हरकत से एक बहुत बड़ी गैंग वॉर शुरू हो सकती है। और इसी गैंग वॉर को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें माफी के तौर पर शिरामित्सु गैंग की तरफ से 2 कटी हुई उंगलियां सीसू गैंग को दी जाएंगी, ताकि गैंग वॉर को रोका जा सके। ये सुनकर क्योशी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने निक को इस काम में खींचा था और इसलिए उसने निक के साथ इस सजा का भागीदार बनने का फैसला किया। जिसके बाद निक और क्योशी ने अपनी एक उंगली काट कर लीडर के सामने रख दी। कुछ देर बाद गाड़ी में निक और शिरामित्सु के लीडर के बीच एक आम बातचीत हुई, जिसमें लीडर ने गैंग के अंदर एक गद्दार होने की आशंका जताई, जो जरूर उनकी जानकारी बाहर दे रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीच रुकी, जहां पर निक की इंक्लूजन सेरेमनी थी, जिसमें निक को शिरामित्सु गैंग और उनके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने में मशरूफ हो गए। और इसी जश्न के दौरान निक क्योशी के पास आया। उसने उसे अपने और मियू के रिश्ते के बारे में बता दिया। इधर क्योशी ये बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि मियू उसकी बहन थी, पर वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी है। और इसलिए थोड़ी देर बाद क्योशी ने उनके इस रिश्ते को अपना लिया और उसके साथ ही निक से कहा कि अब वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह से शिरामित्सु गैंग का हिस्सा बन चुका था और अब उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए याजुका क्लैन का टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानियां सुनाता था। इस सब के दौरान मियू उसके साथ थी और वो काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले कुछ दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता गया और अब धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो मियू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में ये सीसू गैंग का वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। और ये देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे किसी भी तरह से मियू को खतरे से बाहर करना है। उधर सीसू गैंग के कुछ लोग शिरामित्सु गैंग के लीडर से मिलने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए। असल में वो लोग शिरामित्सु के साथ एक डील करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेज दिया। और ये बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई। पर इसके बावजूद भी ओरोची नाम के एक सदस्य ने लीडर को ये डील एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन इस हरकत से लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही डील को कैंसिल कर दिया।
उसी रात क्योशी और ओरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे, जिस दौरान ओरोची लीडर के ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने ओरोची की बात 1% भी नहीं सुनी। और इधर क्योशी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था। उसने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू रखने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओरोची गुस्से में बार से बाहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात मियू से हुई। असल में ओरोची और मियू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और ओरोची अब भी उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन मियू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पर फिर भी मियू किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन शिरामित्सु और सीसू गैंग एक बार फिर से मिले और इस बार उन्होंने एक सूमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। और इस बार सीसू गैंग का चेयरमैन खुद मिलने के लिए आया। असल में ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि सीसू गैंग तो चाहती थी कि शिरामित्सु गैंग के लीडर को रिटायर करके शिरामित्सु को सीसू गैंग का ही एक हिस्सा बना दिया जाए। और सीसू गैंग के इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया, लेकिन शिरामित्सु के लीडर ने इस ऑफर के लिए तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शिरामित्सु गैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में सीसू गैंग के चेयरमैन को ये याद दिलाया कि शिरामित्सु गैंग के अंदर खतरनाक भेड़िए रहते हैं, ना कि कमजोर कुत्ते। उसी शाम वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात अपने एक बहुत पुराने जानकार पॉली से हुई, जो अमेरिकन फौज में उसका साथी था और फिलहाल छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया था। पहले तो पॉली निक को देखकर काफी खुश हुआ, पर जल्द ही उसने खुलासा किया कि वो जानता है कि निक ने मरने का नाटक किया था ताकि वो कोर्ट मार्शल से बच सके, और साथ ही उसने ये बात रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। खतरे का एहसास होते ही निक ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और उसने पॉली को अपने घर आने को कहा, जिसके बाद जैसे ही उसे सही मौका मिला तो उसने पॉली को खत्म कर दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो मियू से मिलने चला गया, पर जैसे ही मियू ने दरवाजा खोला, निक उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर गुस्से में आ गया और अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने मियू पर हाथ उठाया। पर मियू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है और साथ ही उसने निक को बताया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये खबर सुनाने के बाद अचानक मियू निक से जाने को कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप मियू की बात मानते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ मियू की सुरक्षा ही घूम रही थी और उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मियू को खरोंच तक नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और मियू के बारे में सोचकर निक तुरंत क्योशी से मिलने के लिए पहुंचा और उसने क्योशी के सामने शिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रखी ताकि वो इन सब चीजों से दूर मियू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर क्योशी ने भी गुस्सा न करने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने 2 तलवारें रखी, जिनमें से एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। क्योशी ने बचपन से ही मियू का ध्यान रखा था और अब उसे निक पर पूरा भरोसा था कि वो ये जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्योशी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पॉली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। उधर सीसू गैंग के हेडक्वार्टर्स में ओरोची सीसू गैंग का साथ देकर शिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन शिरामित्सु का लीडर निक और क्योशी एक साथ एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए लीडर को कमरे में ले गया। पर कुछ ही देर बाद निक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो लीडर को देखने के लिए उस कमरे में गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्योशी ने पीछे से आकर उस आदमी को गोली भी मार दी। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी सीसू गैंग के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिनका सामना निक और क्योशी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली क्योशी को लग गई और ये देखकर निक और लीडर पूरी तरह से टूट चुके थे। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि उनके बीच में एक गद्दार मौजूद है जो उनकी सारी खबर सीसू गैंग को दे रहा है और सीसू गैंग के इस हमले से अब गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है और अब शिरामित्सु गैंग क्योशी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक ने क्योशी की मौत की खबर मियू को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लग गई और मियू की रोने की आवाज ने निक को अंदर से और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने एक एक करके सीसू गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते शिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। पर तभी एक दिन सीसू गैंग ने एक बच्चे के जरिए शिरामित्सु के लीडर के पास एक मैसेज भेजा, जिसमें सीसू गैंग ने एक ही बारी में इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा।
सामने दिख रहे खतरे के बावजूद भी शिरामित्सु का लीडर इसके लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी साथियों के साथ वो एक खाली डॉक पर पहुंचा जहां सीसू गैंग पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन सीसू गैंग के बीच में ओरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वो समझ गए कि ओरोची ही वो गद्दार है जो उनकी सारी खबर सीसू गैंग को दे रहा था। पर उसके इस धोखे के बावजूद भी शिरामित्सु के लीडर ने उसे एक और मौका देते हुए गले लगा लिया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। पर तभी अचानक से ओरोची ने लीडर की पीठ में चाकू मारकर कहा कि अब शिरामित्सु गैंग खत्म हुई। उधर शिरामित्सु गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त वो लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद ओरोची ने निक के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसके मुताबिक अगर निक मियू को छोड़ दे तो वो अपनी जान बचा सकता है। पर निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक से एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी। उधर सीसू गैंग ने पुलिस की मदद से शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स में रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक सीसू गैंग की नजरों से बचते हुए मियू के पास पहुंचा ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी और इसलिए वो क्योशी की दी हुई तलवार लेकर सीधा सीसू गैंग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया जहां उसने सीसू गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। पर ओरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी बाहरी इंसान बुलाया जो कभी भी उनका हिस्सा नहीं बन पाएगा। पर तभी निक ने एक ही झटके में ओरोची के गले पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी लेकिन सीसू के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहां से जाने को कहा क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहां से निकलकर निक अपने घर पहुंचा जहां उसने मियू को शिरामित्सु की देखरेख में छुपाया हुआ था और जैसे ही मियू को पता चला कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया था तो वो निक को गले लगाकर रोने लग गई। और उस दिन के बाद से निक का रुतबा शिरामित्सु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।